नमस्कार, आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 45 देखेंगे। आज का लेक्चर नंबर है 45, जिसमें आज हम लोग गोलीय दर्पण, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला और आवर्धन क्या होता है, और किसी भी दर्पण के सामने अगर वस्तु रखेंगे, गोलीय दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे अगर कोई एक गोलाकार तल है, ये क्या है, गोलाकार तल है। अगर हम इसको यहां से काट दें, इसको यहां से काट दें तो ये कैसा रूप होगा, इसका रूप होगा ऐसा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम इसको अंदर से पारा और आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दें, इस गोला में अंदर से पारा और आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दें और बाहर वाला सतह जो परावर्तक सतह, इस पर लाइट पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी, ऐसा सतह बाहर रखा जाए और अब इसको काट दिया जाए तो इससे जो दर्पण बनेगा उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि वह एक गोला से बना है। वह किससे बना है? एक गोला से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में या किसी भी दर्पण में हम लोग किसका लेप चढ़ाते हैं। तो किसी भी दर्पण में हम लोग पारा यानी मरकरी का और रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा सतह क्या करते हैं, हम लोग परावर्तक की तरह कार्य करते, दूसरा सतह हम लोग परावर्तित करने के लिए छोड़ देते हैं। अब गोलीय दर्पण जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होता है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी उत्तल कहने का मतलब जिस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है, यानी जिस सतह पर हम लोगों ने लेप नहीं किया है, वो सतह अगर उठा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण यानी परावर्तक सतह उठा हुआ, आया समझ में? उठा हुआ यानी उत्तल। उत्तल दर्पण को अपसारी यानी डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है और इसका अंदर का सतह जो है सो कलई किया हुआ है, यानी कि लेप चढ़ाया हुआ है किसका? पारा का और मरकरी का। और जो बाहर का सतह है, जो उठा हुआ सतह है, उसको परावर्तक सतह के रूप में काम कराया जा रहा है, यानी उठा हुआ सतह परावर्तक सतह के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसको हम लोग अपसारी दर्पण, अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ट कर देना यानी फैला देना, इधर उधर डाइवर्ट कर देना, यानी अगर अनंत से कोई प्रकाश इस पर पड़े, तो इसको क्या करता है, यह इसको डाइवर्ट कर देता है, इधर से इधर चला जाएगा, प्रकाश इधर से इधर जाएगा, उसी तरीके से प्रकाश इधर से इधर जाएगा और यहां से प्रकाश इधर जाएगा और यहां से प्रकाश इधर जाएगा, यानी प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर यानी अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आया समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल यानी धसा हुआ तल, उत्तल यानी उठा हुआ तल था, अब अवतल यानी धसा हुआ तल। यानी अगर कोई ये गोलीय दर्पण है जिसका
जो उठा हुआ तल है उस पर तो लेप चढ़ाया हुआ है, लेकिन जो धंसा हुआ तल है उसको ऐसे ही परावर्तक सतह के रूप में काम कर रहा है, उस पर लेप नहीं चढ़ाया गया है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। यानी धंसा हुआ तल परावर्तक सतह के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं अवतल, और उठा हुआ तल काम करता है परावर्तक सतह के रूप में तो उसे कहते हैं उत्तल। अब इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है? सिकोड़ देता है। यानी ये भी आ जाएगा इस पर, ये भी आ जाएगा इस पर, सभी जो है सो एक ही पॉइंट पर आकर मिलेगा, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कन्वर्जिंग। ये प्रकाश को डाइवर्ट करता था इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते थे। डाइवर्जिंग कहने का मतलब अपसारी, और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग यानी अभिसारी। एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है यानी कन्वर्ज कर देता है। आया समझ में अवतल उत्तल क्या होता है? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल और अवतल जो है, जो एक गोलीय दर्पण है उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्रुव क्या है और फोकस दूरी क्या है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं। जैसे अगर इसको हम इस गोला को यहाँ से काट लेंगे, इस गोला को यहाँ से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पहले गोला था, ये अब यहाँ से काट लिए तो ये छोटा सा ये टुकड़ा बच जाएगा। ये जो टुकड़ा है ये बच जाएगा इसमें, ठीक है, ये टुकड़ा बच जाएगा। अब इस टुकड़ा को अगर हम अंदर से कलई कर दें तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऊपर का सतह है परावर्तक सतह हो जाएगा। और अगर यह इस गोला को हम यहाँ से काट लें और इसको हम लोग बाहर से कलई कर दें, बाहर से लेप कर दें तो ये अंदर वाला सतह परावर्तक सतह हो जाएगा, ठीक है, अंदर का सतह परावर्तक सतह हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा उत्तल दर्पण और ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो इसमें कह रहा है कि उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो गोला है इसका केंद्र यहाँ है तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये भी वक्रता केंद्र है, इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र। जिस गोले से दर्पण बना हुआ है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और दर्पण जो है इसका मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर, यह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, यानी पोल। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अक्षरेखा कहलाती है। दर्पण की वक्रता केंद्र, यानी ये वक्रता केंद्र है और ये यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, पोल। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रधान अक्षरेखा कहते हैं। यानी कि ये था पोल और ये था वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है तो इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कर रहा है कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी इस ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र दोनों का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, इसको कहते हैं फोकस। यानी हमेशा वक्रता केंद्र जो है उसकी वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होता है फोकस, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है और
मुख्य अक्ष क्या है। अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं, अगर इस फिगर को हम लोग एक गोला के रूप में बनाएंगे तो ऐसा गोला बनेगा, और यह क्या है कि गोला का केंद्र है इसलिए इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर ये दर्पण का मध्य बिंदु है इसलिए इसको कहते हैं पोल यानी ध्रुव, और पोल और वक्रता केंद्र के बीच में क्या है, फोकस है। अब हम लोग फोकस दूरी का फॉर्मूला देखेंगे। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और वो हमेशा वक्रता त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। यानी अगर कोई गोला है जिसमें वक्रता त्रिज्या ये है और इसके बीच में अगर f हो तो f जो है यानी फोकस दूरी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगा हमेशा पूरी दूरी की आधी हो जाएगी। यही फॉर्मूला है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। इसमें हम लोग प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध देखते हैं। तो दर्पण में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। ये f क्या है, यहाँ पर f जो है सो दर्पण की फोकस दूरी है, v क्या है, v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी है। प्रतिबिंब कहने का मतलब है जैसे कि कोई गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु यहाँ पर हम रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहते हैं, और उसकी दूरी जो होगी अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो इस दर्पण से इसकी जो दूरी होगी इसको कहते हैं v, और ये वस्तु से दर्पण की दूरी है इसको कहते हैं u, और अगर कोई फोकस यहाँ पर है तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को u कहते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v कहते हैं, और दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी f कहते हैं। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यानी अगर आपको फोकस दूरी दिया हुआ है, वस्तु से दर्पण की दूरी दिया हुआ है तो आपका v निकल जाएगा। अगर आपका कोई भी 2 दिया हुआ है इस फॉर्मूला में तो आपका तीसरा आसानी से निकल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूला से। तो आप लोग इस फॉर्मूला को रखेंगे ध्यान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। यानी आवर्धन कहने का मतलब होता है कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है, उसी को बोलते हैं आवर्धन। कोई प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु का तो वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है उसी को कहते हैं वस्तु का आवर्धन। जैसे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। अगर यहाँ पर h1 जो है, h1 वस्तु की लंबाई है और h2 जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, h2 बट्टा h1। ठीक है। और अगर वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, तो v बट्टा u। ये आपका हो गया क्या, आवर्धन हो गया। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई जो है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा है। इस फॉर्मूला से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग आवर्धन, यानी कितना गुना बड़ा हो गया है वस्तु से प्रतिबिंब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आपका क्लास 15 दिन का क्लास न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें हम आपको 1000 क्वेश्चन लगभग आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, जिससे सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपका दोबारा रिवाइज भी होता जाएगा और क्लियर भी होता जाएगा। जैसे मैं आपको पहले टारगेट दे दिया करूंगा कि आपका कल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल होगा, तो आप लोग मैकेनिक्स रिवाइज करके आएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो है उस पर अगर उसके सामने किसी वस्तु को हम लोग रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण है और उसके सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो टॉपिक है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही प्रतिबिंब बनता है। अवतल में आपका बहुत सारा केस आ जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में देखा जाए तो हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे, यहाँ वस्तु यहाँ है, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, उसके ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव यहाँ है और फोकस यहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा है उससे छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा, अगर वस्तु ऊपर तरफ है तो प्रतिबिंब भी ऊपर तरफ है, सीधा। और आभासी बनता है, यानी इमेजिनरी बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक क्यों कहेंगे? आप लोग कहिएगा कि दर्पण के पीछे है इसलिए काल्पनिक कहेंगे, नहीं, काल्पनिक इसलिए कहते हैं कि जो इससे जो प्रकाश निकला, उससे जो रे निकला वो तो चला गया इधर, और इससे जो रे निकला वो चला गया फिर इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में वापस चला गया। लेकिन हमने कल्पना किया, इमेजिन किया कि ये अगर आगे बढ़ता तो ये आगे यहाँ तक आता, और अगर ये अगर पीछे जाता तो कहाँ तक जाता? यहाँ तक जाता। यानी हमने इमेजिन किया कि अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो ये यहाँ पर आता, तो हमको जहां पर कटने से बन रहा है प्रतिबिंब वो इमेजिनरी लाइन से बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको इमेजिनरी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि हम लोग ने काल्पनिक रेखा ड्रॉ किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर खिसकती जाती है। अगर हम इसका क्या करेंगे कि दूरी, अगर हम इसको वस्तु के यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, फिर अगर दूरी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और इसकी जो ये जो है पोल से दूर हटते जाएगी, यानी फोकस की तरफ ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, आया समझ में? और आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी दर्पण के सामने वस्तु रखकर उसका प्रतिबिंब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से दो रेखा निकलेगा, यहाँ दो रे निकलेगा। यहाँ से एक रे जाएगा फोकस तरफ, फोकस पे मिलेगा, और दूसरा जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, एक फोकस पर और दूसरा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण जो है, जैसे बहुत बड़ा कोई पेड़ है, ठीक है, और भी बहुत सारा घर है, तो सभी का जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण में आसानी से छोटा क्षेत्र में बन जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, वह बहुत बड़ा क्षेत्र को छोटा क्षेत्र में प्रतिबिंब बना देता है। इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर यानी साइड मिरर, इसको क्या बोलते हैं? साइड मिरर में लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण यह प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक चालकों या मोटर कारों के साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।